नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक है सामाजिक विज्ञान, और ये बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है आरबीएससी की। इसका हम चैप्टर 4 अध्याय 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नेम है ग्लोब, ठीक है। और इससे पहले हम चैप्टर 1 हमारा ब्रह्मांड, चैप्टर 2 सौर परिवार और चैप्टर 3 अंतरिक्ष खोज पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो सारे वीडियोस हैं जो 6 क्लास के स्टार्ट किए हैं मैंने, तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप कोई सा भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनसे क्या बेस तैयार होता है आपका, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इसके लिए ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो भले से, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, हेल्पफुल होगा आपके, ठीक है। इसके साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट, चैप्टर 4 ग्लोब। पिछले अध्याय में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना सौर परिवार चैप्टर 2, उसमें हमने क्या जाना था कि जो पृथ्वी है वो सौर परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य जो है वो बीच में रहता है, बाकी जो सारे ग्रह उपग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं, किसकी? सूर्य की, ठीक है। अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय में जानने से इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या जानने वाले हैं कि अक्ष और परिक्रमण क्या होता है, दिन रात ऋतुओं से संबंध, और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है, और चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी? गोल नजर आती है, लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। जो पृथ्वी है ना वो दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। जो इसका मध्य भाग है ना, बीच का भाग, यहाँ से उभरी हुई है। यहाँ दोनों ध्रुवों से तो थोड़ी चपटी है और बीच में जो मध्य भाग है वहाँ से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू-आभ या पृथ्व्याकार कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरह की आकृति को? भू-आभ या पृथ्व्याकार, ठीक है। हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। क्या होता है हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ? पृथ्वी के समान आकार का। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? 12,756.6, ठीक है, किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, और लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। किसका? ध्रुवीय व्यास जो है वो थोड़ा सा अधिक है। किससे? भूमध्यवर्ती व्यास से। पृथ्वी का जो भूमध्यवर्ती व्यास है ना ये कम है ध्रुवीय व्यास से, ठीक है। ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर तथा भूमध्यवर्ती एवं ध्रुवीय व्यास। तो देखिए ये जो भूमध्यवर्ती व्यास दे रखा है 12,756.6 किलोमीटर, ठीक है। और ये सीधी जो रेखा दे रखी है इसमें ध्रुवीय व्यास दे रखा है कितना? 12,714 किलोमीटर, ठीक है। और कितना ज़्यादा है ध्रुवीय व्यास? ये ध्रुवीय व्यास ज़्यादा है 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। अब देखिए परिधि तथा व्यास। इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास, अर्धव्यास किसे कहते हैं। आपको एक चित्र दे रखा है, इसको देखकर आपको पता लगाना है कि परिधि, व्यास, अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाइए। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, आओ करके देखें। इसमें आपको क्या करके देखना है? आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जब कभी भी चंद्र ग्रहण पड़े तो अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है। तो इसमें आपको ये बेसिकली बताया गया है कि गोल हो सकती है छाया के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
पृथ्वी के इस भूआभासीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के खगोल शास्त्री जॉ रिचर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश यानी कि दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। कब पता चला? ये उनको पता चला सन 1671 में। और किसको पता चला? फ्रांस के खगोल शास्त्री हैं डॉक्टर रिचर। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के। ठीक है, क्या है ये? खगोल शास्त्री हैं। क्या नाम है? जॉ रिचर। ठीक है, और इनको भेजा था फ्रांस के राजा लुई 14 ने। कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था दक्षिण अमेरिका के टापू पर। ठीक है, वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वह टापू कहाँ था? विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी पेंडुलम घड़ी थी वो प्रतिदिन फ्रांसीसी समय जो था ना, वहाँ का फ्रांस का समय, उससे 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर्ड इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू, चूंकि विषुवत रेखा के समीप था, फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित था, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि 1687 में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया। तो कब किया था? 1687 में। किसने? न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इसमें क्या अनुमान लगाया गया कि जो विषुवत रेखा है इसके आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्र के मुकाबले दूर होंगे, इस वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। ठीक है, इस प्रकार रिचर्ड के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारक केंद्र से दूर धकेलने वाला बल क्या कहलाता है? बल केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर चपटी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी है ये विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है? क्योंकि जैसे हमने ग्लोब समझा, ग्लोब आपने देखा है तो ग्लोब इस तरीके से रखा हुआ होता है ना, तो ग्लोब जो होता है बिल्कुल सीधे में नहीं होता है। कभी भी देखना आप, ग्लोब जो होता है ना बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखा हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ रखा होगा। तो ग्लोब का प्रयोग इससे कर सकते हैं। ग्लोब के प्रयोग से हमें क्या पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण और उसमें जो लगने वाला बल है केंद्र प्रसारक और या अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में तो उभार लिए हुए और ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, अब देखिए क्या आप जानते हैं, जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। जब कोई भी वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो कौन सा बल महसूस करेगी? बहिर्गामी बल। ठीक है, इस बहिर्गामी बल को केंद्रापसारक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रापसारक बल कहते हैं। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार होगी, जितनी तेजी से घूम रही हो, केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र अपसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा और केंद्र अभिमुख बल ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्लोब क्या है। देखिए ये जो है ये ग्लोब है, इस तरीके से ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ये बिल्कुल सिद्ध में ऐसे सीधा नहीं रखा हुआ होता, ये हल्का सा टेढ़ा होता है।
जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, तो देखिए ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। जो ये ग्लोब है ना, ये पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है और पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कागज पे दर्शाएंगे तो इससे सिद्ध में होगा ऐसा, और जबकि हमारी पृथ्वी ऐसी थोड़ी ना है। हमारी पृथ्वी चौकोर या रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में थोड़ी ना है। हमारी पृथ्वी तो कैसी है, इस ये वाली शेप में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ग्लोब होता है इसमें बिल्कुल ठीक इसका माप बैठ जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। इसलिए जो ग्लोब पर जो मानचित्र बना है ना, वो बिल्कुल सही होता है। विश्व के मानचित्र ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। अब आप देखिए कि विश्व का मानचित्र देखिए और एक बार ग्लोब देखिए, आपको तुलना करिए इसमें देखकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के अक्ष और कक्ष की। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। पृथ्वी क्या है, सीधी होने के बजाय क्या है, एक तरफ झुकी हुई है। जब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है और उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। जो ग्लोब होता है ना, वो किस तरीके से बना होता है, इसमें देखिए एक कील होती है इसके मिड में, बीच में, और ये इस तरीके से हैंडल इसमें लगा हुआ होता है एक लोहे का, और ये इस तरीके से बीच में एक कील होती है, तो उस पर ये इस तरीके से लगा हुआ होता है ग्लोब। ठीक है, तो उसी की सहायता से ग्लोब जो होता है वो झुका हुआ होता है और इस कील को हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। आप ये मान लीजिए कि ये जो ग्लोब है और इस ग्लोब की जो ये कील है ये अक्ष है, इसको अक्ष मान लीजिए। ठीक है, इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा भी सकते हैं। देखिए जो ये अक्ष है ना, इस अक्ष पर आप इस ग्लोब को गोल गोल राउंड राउंड घुमा सकते हैं। आप जब ऐसे करेंगे तो ये गोल गोल राउंड राउंड घूमेगा। ठीक है, फिर है इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब ये देखिए, हम तो ग्लोब में कहीं भी घुमा सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी है ना हमारी, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। ये देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत दिखाया गया है, अक्षीय ध्रुव झुकाव दिखा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव ये विषुवत रेखा, परिक्रमण कक्ष बताया गया है इसका। देखिए दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी अक्ष एवं अक्षीय झुकाव बताया गया। ठीक है, अब देखिए अक्षांश। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है। ये काल्पनिक रूप से की गई है पृथ्वी पर। ठीक है, किन्होंने की है, भूगोलवेताओं ने। कुछ लेटी हुई रेखाएं, कुछ खड़ी रेखाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का नाम दिया है। जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया, भूमध्य या विषुवत रेखा। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण ये बीच की रेखा मान लीजिए, यहाँ पर हो गया उत्तर और यहाँ हो गया दक्षिण। तो इनको जो बीच में जो रेखा है इसको मान लीजिए आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार जो विषुवत रेखा है वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। देखिए जो ये रेखा है बीच में इस तरीके से विभाजित कर रही है, और जो ऊपर उत्तर है तो उसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में स्थित भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से
जानते हैं। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है इसमें कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा मैंने येलो हाइलाइटर से जो हाईलाइट किए हैं ये मुझे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगे हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। तो इनको आप एक शॉर्ट नोट बना के नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो एग्ज़ाम टाइम में आप इसका एक बार रिवाइज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और जो ये प्रमुख अक्षांश व्रत है इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।